जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएस एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि आज की वीडियो में हम दो राज्यों के बारे में पूरी तरह से विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे, तो आप लोग प्लीज वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक आईएनएस राजपूत कब से सेवा मुक्त किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं: ए 18 मई 2021, बी 20 मई 2021, सी 21 मई 2021 और डी 22 मई 2021। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक आईएनएस राजपूत 21 मई 2021 से सेवा मुक्त किया जाएगा। इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। तो दोस्तों अच्छे से याद रखें कि आईएनएस राजपूत को कब कमीशन किया गया? 4 मई 1980 को। 41 वर्षों तक सेवा प्रदान करने के बाद इसे विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड से बंद कर दिया जाएगा। तो कौन से डॉकयार्ड में बंद किया जाएगा दोस्तों? विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में। आईएनएस राजपूत को रूस ने 61 कम्युनार्ड्स शिपयार्ड में बनाया था। इसका मूल रूसी नाम नादेजनी था। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि आईएनएस राजपूत का मूल रूसी नाम क्या था? नादेजनी। यह तीसरा पॉइंट है इस प्रश्न से जो आपको याद रखना है। आईएनएस राजपूत ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े के लिए सेवा की और इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन गुलाम मोहन लाल हीरानंदानी थे। तो इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? आपको यह भी याद रखना है, कैप्टन गुलाम मोहन लाल हीरानंदानी। यह एक भारतीय सेना रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट के साथ जुड़ा पहला भारतीय नौसेना जहाज है। तो आपको याद रखना है कि राजपूत रेजिमेंट के साथ जुड़ा पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा था? आईएनएस राजपूत। इसके अलावा दोस्तों इसने ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन कैक्टस आदि सहित कई ऑपरेशनों में भाग लिया। इसके प्रमुख 3 ऑपरेशन आप अच्छे से याद रखें जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन कैक्टस इसके आईएनएस राजपूत के प्रमुख ऑपरेशन है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? आपके ऑप्शंस है: ए दिल्ली, बी कर्नाटक, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें कि आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कर्नाटक राज्य को पहला स्थान मिला है। कर्नाटक 2020-2021 के लिए परियोजना को लागू करने में अग्रणी है। केंद्र ने जहां 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, वहीं राज्य ने 31 मार्च तक 3300 केंद्रों को अपग्रेड किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए परियोजना के कार्यान्वयन की बात करें तो राज्य 95 में से 90 के स्कोर पर के साथ शीर्ष पर है। तो दोस्तों याद रखें कि कितना स्कोर रहा कर्नाटक का? 90। अब नजर डालें दोस्तों कर्नाटक की तरफ। तो जैसे हम देख सकते हैं कि दक्षिणी भारत में स्थित राज्य कर्नाटक है, जिसकी अगर हम सीमा देखें तो गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से इसकी सीमा, राजकीय सीमा तथा अरब सागर से तटीय सीमा लगती है। दोस्तों कर्नाटक के बारे में और जानकारी देखें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कहा जाता है दोस्तों। और यह आईटी सेक्टर का हब है इंडिया का। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल वजुभाई वाला तथा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य आपको बता दिए। कर्नाटक में स्थित जल विद्युत परियोजनाएं देखें दोस्तों तो घाट प्रवाह जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह नदी पर, आप इसकी जल विद्युत परियोजना के नाम से ही नदी का नाम याद रख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि घाट प्रवाह जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। साथ ही मल्लापुर पनबिजली परियोजना जो कि तुंगभद्रा नदी पर है, यह भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्थित बांध देखें दोस्तों तो कृष्णराज सागर बांध जो कि कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियों पर के संगम पर बना हुआ है। कौन सा? कृष्णराज सागर बांध जो कि कर्नाटक का प्रमुख है। दोस्तों कर्नाटक में स्थित अगर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही याद रखें दोस्तों कि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में ही स्थित है। दोस्तों कर्नाटक से जुड़ा एक और तथ्य बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि कुंचिकल जलप्रपात या कुंचिकल धबधबा जलप्रपात
जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह बराही नदी पर बनता है। तो दोस्तों कितनी ऊंचाई है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर है। यह कौन सी नदी पर बनता है, तो बराही नदी पर बनता है। और अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो याद रखें कि कर्नाटक राज्य में है। साथ ही कर्नाटक राज्य में ही गौरसप्पा जलप्रपात है जो शरावती नदी पर बनता है, उसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। देखते हैं वो दोस्तों, अब कर्नाटक से जुड़े अन्य तथ्य भी देखेंगे। तो कर्नाटक के मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया, कर्नाटक के मैसूर में। कोल्हापुरी चप्पल को विशिष्ट भौगोलिक संकेतांक मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है और यह टैग महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो कोल्हापुरी चप्पल को 2 राज्यों को जीआई टैग दिया गया है, और कौन कौन से, महाराष्ट्र और कर्नाटक को। सैमसंग ने बेंगलुरु में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल अनुभव केंद्र खोला। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल अनुभव केंद्र कहाँ खोला गया, तो बेंगलुरु में। और किस कंपनी ने खोला, तो सैमसंग ने। यह बहुत अच्छे से याद रखना है। कर्नाटक में बेंगलुरु पुणे नेशनल हाईवे पर चल्लेकेरे कस्बे से सटे उल्लारथी गांव में भारत का अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर अगले 3 वर्षों में तैयार होगा। इसमें व्योमनाट मतलब अंतरिक्ष यात्री के लिए प्रशिक्षण सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले अच्छे से याद रखें कि अगर आपसे व्योमनाट वर्ड का मीनिंग पूछा जाए तो इसका मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। और यह कहाँ खोला गया है, तो कर्नाटक में बेंगलुरु पुणे नेशनल हाईवे पर चल्लेकेर कस्बे से सटे उल्लारथी गांव में भारत का अपना, तो भारत का यह पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर अगले 3 वर्ष में तैयार हो जाएगा। 3 वर्ष अभी चल रहे हैं और यह तैयार हो जाएगा। दोस्तों कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम रेलवे के नेलमंगला बेंगलुरु के पास से बैल सोलापुर के पास तक देश की पहली रोल ऑन रोल रेल सेवा शुरू की गई। तो दोस्तों देश की पहली रोल ऑन रोल रेल सेवा शुरू कहाँ की गई, तो यह कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी रेलवे में शुरू की गई। और कहाँ से कहाँ तक, तो नेलमंगला जो कि बेंगलुरु के पास है, बैल जो कि सोलापुर के पास है, इन दोनों के बीच में देश की पहली रोल ऑन रोल रेल सेवा शुरू की गई। दोस्तों याद रखें कि कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक में कहाँ रेलवे संग्रहालय बनाया गया है, तो कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय बनाया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किसने किया। आपके ऑप्शन हैं ए नरेंद्र मोदी, बी पीयूष गोयल, सी नरेंद्र सिंह तोमर और डी अमित शाह। तो दोस्तों याद रखें कि हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा न्यू दिल्ली में, तो कहां दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा जो कि न्यू दिल्ली में है, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किया है। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के समग्र प्रोत्साहन, साइंटिफिक मधुमक्खी पालन के विकास और इस मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अगर नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के समग्र प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है, स्वीकृत की गई है, तो 300 करोड़ रुपए। और अच्छे से याद रखें हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा न्यू दिल्ली में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल टी डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 18 मई, बी 20 मई, सी 21 मई और डी 22 मई। तो दोस्तों अच्छे से याद रखें कि इंटरनेशनल टी डे हर साल 21 मई को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों अगर नेशनल लेवल पर देखें तो इसको अंतर्राष्ट्रीय का नाम दिया गया था, लेकिन 2005 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मना लिया था। जबकि 2015 में भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों चाय दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया, 2019 में। तो इसलिए स्वाभाविक है कि पहला चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 2020 में मनाया गया। अब हम समझेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का इतिहास। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अक्टूबर 2015 में चाय पर FAO अंतर सरकारी समूह IGG में भारत द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के आधार पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया है। और 2019 से पहले 15 दिसंबर को चाय उत्पादक देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मालवी,
मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो दोस्तों 2019 के पहले कब मनाया जाता था अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस? 15 दिसंबर को, और 2019 से 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाने लगा। अब हम यह समझेंगे दोस्तों कि चाय क्या है। हम प्रतिदिन चाय पीते हैं तो हमें पता होना चाहिए चाय के बारे में बेसिक जानकारी, और यहाँ से आपके कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो चाय कैमोलिया सिनेंसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है। पहला पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि चाय कौन से पौधे से बनने वाला पेय पदार्थ है, तो कैमेलिया सिनेंसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है चाय। चाय पानी के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? पानी। और दूसरा कौन सा है? तो चाय। ऐसा माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर म्यांमार और दक्षिण पश्चिमी चीन में हुई थी, लेकिन अभी तक इसके मूल स्थान के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी नहीं है। इसके बावजूद चाय का लंबे समय से सेवन किया जा रहा है। इस बात के कुछ प्रमाण मिलते हैं कि चीन में लगभग 5000 साल पहले चाय पी जाती थी। तो दोस्तों हम चाय की उत्पत्ति के बारे में कोई भी अभी प्रमाण हासिल नहीं है, और यह सिर्फ माना जाता है कि चीन में लगभग 5000 साल पहले चाय पी जाती थी। चाय का सेवन एंटीऑक्सीडेंट और वजन घटाने के प्रभावों के लिए स्वास्थ्य लाभ और कल्याणकारी माना जाता है, और कई समुदायों में इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। तो दोस्तों चाय का अगर हम पूछे सेवन किस लिए किया जाता है, तो चाय का सेवन एंटीऑक्सीडेंट और वजन घटाने के प्रभावों के लिए स्वास्थ्य लाभ और कल्याणकारी माना जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कर्नाटक, सी बिहार और डी झारखंड। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में झारखंड राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों झारखंड ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। झारखंड में कोरोना के मरीज सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए अमृत वाहिनी ऐप के जरिए अस्पताल के बेड ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखें अच्छे से कि अगर आपसे पूछा जाए अमृत वाहिनी ऑनलाइन ऐप किसने लॉन्च किया, तो यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अब नजर डालें दोस्तों अगर अमृत वाहिनी ऐप के बारे में हम जाने, तो अमृत वाहिनी ऐप से राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सकेगी। हालांकि अमृत वाहिनी ऐप या वेबसाइट से कोई भी अस्पताल के बेड की उपलब्धता के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है, और यहाँ तक कि अपने लिए या किसी और के लिए ऑनलाइन बुक कर सकता है। व्यक्ति द्वारा बुक किया गया बेड अगले 2 घंटे के लिए उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। तो दोस्तों याद रखें कि यह अमृत वाहिनी ऐप कहां लॉन्च किया गया? झारखंड में, और इसके बारे में यह आपके लिए बेसिक जानकारी मैंने दे दी है जो आपके काम में भी आ सकती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी तेलंगाना, सी चेन्नई और डी असम। तो दोस्तों याद रखें कि स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड राज्य पहले स्थान पर है। दोस्तों राजस्थान रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, तो अच्छे से याद रखना है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर झारखंड तथा दूसरे स्थान पर राजस्थान है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई। तो दोस्तों यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है या रैंकिंग? तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। झारखंड की राजधानी 100 शहरों में चल रही मिशन योजनाओं की प्रगति के मामले में 12वें स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी ओर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली 11वें स्थान पर है, और शहरों की सूची में बिहार 27वें तथा नई दिल्ली नगर निगम 41वें और बिहार की राजधानी पटना 68वें स्थान पर है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे पिछले प्रश्न में कि मैंने झारखंड के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, तो दोस्तों यहां से आपका पिटारा चालू होता है और झारखंड को पढ़ेंगे हम अगली 3 स्लाइड्स में लगातार। तो देखते हैं दोस्तों झारखंड को सबसे पहले कि झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक अलग राज्य के तौर पर हुई थी। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड की पड़ोसी राज्य अगर हम देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यह 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। झारखंड में स्थित अगर हम बांध देखें तो पंचेत बांध धनबाद जिले के दामोदर नदी के पार बनाया गया है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों कि पंचेत बांध कहां पर बना है, तो झारखंड में, और झारखंड के धनबाद जिले में, और कौन सी नदी पर? तो दामोदर नदी पर। झारखंड में स्थित अगर हम वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि पलामू में स्थित है, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य और पलामू
बाघ अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य है। दोस्तों अगर झारखंड में स्थित हम प्रमुख जलप्रपात देखें तो हुंडरू जलप्रपात, जो कि पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो अच्छे से याद रखें दोस्तों कि हुंडरू जलप्रपात झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। हिरनी जलप्रपात भी रांची में ही स्थित है और पंचघांग झरना जो कि खूंटी में स्थित है, झारखंड में स्थित है। अब झारखंड के बारे में विस्तृत जानकारी देखें दोस्तों तो झारखंड के धनबाद शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। झारखंड के जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग और भारत का इस्पात शहर कहा जाता है। दोस्तों मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है तो यह झारखंड से संबंधित है। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करने की घोषणा की है। मीठी क्रांति योजना झारखंड से संबंधित है, तो यह दूसरी योजना है जो झारखंड से संबंधित है और हमें याद रखनी है। मीठी क्रांति योजना झारखंड से संबंधित है। इस योजना के तहत 1207 किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का मुख्य कार्यक्रम झारखंड के रांची में आयोजित हुआ। दोस्तों यह भी बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ तो झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित हुआ और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोस्तों अब यहाँ से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अगला पॉइंट, और आपको याद रखना है कि यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने में झारखंड सबसे आगे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने में सबसे आगे राज्य कौन सा है तो झारखंड है। भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक झारखंड में बनाया जाएगा, तो आपको यह भी याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा, झारखंड में। अब झारखंड से जुड़े अन्य तथ्य देखें दोस्तों तो भारत का पहला खादी मॉल रांची झारखंड में बना, तो आपको यह भी याद रखना है कि भारत का पहला खादी मॉल, मिल नहीं है दोस्तों, मॉल है, तो यह कहाँ बना, झारखंड में बना। झारखंड के धनबाद जिले जल संचयन में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। अब यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, यहां से दूसरा और तीसरा भी बताएंगे, वह भी याद रखना है। तो झारखंड के धनबाद जिले ने, कौन से जिले ने दोस्तों, धनबाद जिले ने जल संचयन में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी 254 जिलों की ताजा रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन सा है तो तेलंगाना का महबूब नगर और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का कासगंज है। पहले स्थान पर झारखंड का धनबाद, दूसरे स्थान पर तेलंगाना का महबूब नगर और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का कासगंज है। दोस्तों भारतीय रेलवे ने देश के 5500 स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध करा दी है और झारखंड का महुआ मिलान रेलवे स्टेशन यह सुविधा पाने वाला देश का 5500वां स्टेशन बन गया है। तो दोस्तों यह भी ऐसे फैक्ट अब पूछे जाते हैं, तो आपको यह याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि देश का 5500वां स्टेशन कौन सा बना जिस पर भारतीय रेलवे ने निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई है, तो आपको याद रखना है कि झारखंड का महुआ मिलान रेलवे स्टेशन 5500वां स्टेशन बना। झारखंड की सोहराई खोबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा जा चुका है और आपको याद रखना है कि झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रूमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों झारखंड की कौन सी, सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रूमाल को भौगोलिक संकेतांक यानी जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों थोड़ी सी डिटेल और झारखंड से अगर हम देखें 2 पॉइंट और, तो झारखंड सरकार ने हाल ही में 3 कल्याणकारी कार्यक्रम, अब आपको यह तीनों कार्यक्रम या योजनाएं भी याद रखनी है। पहले ही हम आपको 2 योजनाएं बता चुके हैं और तीसरी है अब बताएंगे बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोतो हो खेल विकास योजना। तो ऐसे करके मैंने आपको 5 योजनाएं बता दी जो झारखंड से संबंधित है और आपको याद रखनी है। तो यह तीनों योजनाएं शुरू किए हैं और जो निवासी श्रमिकों और आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित हैं। और लास्ट पॉइंट होगा दोस्तों झारखंड से कि झारखंड सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है और झारखंड इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले केरल ने मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू की। तो दोस्तों याद रखें कि मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, केरल, और दूसरा राज्य कौन सा बना, झारखंड। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। आपके ऑप्शन है ए निकरा जॉन, बी मार्था कोम, सी थेरा तेरी और डी कोरकी कॉम। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था कोम बनी है।
दोस्तों मार्था कूम वह सरकार की तीनों शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। 61 वर्षीय कूम एक शांत लेकिन कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता अगले साल के आम चुनाव से पहले न्यायपालिका को संभालेंगी और संभावित रूप से किसी भी चुनाव विवाद को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। नजर डालेंगे दोस्तों केन्या की तरफ, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की मुद्रा केन्याई शिलिंग तथा राष्ट्रपति उहुरु केन्याट हैं। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, केन्या की राजधानी क्या है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। और दोस्तों यहाँ की मुद्रा केन्याई शिलिंग तथा राष्ट्रपति उहुरु केन्याट। और इस प्रश्न से सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो याद रखनी है, तो यह याद रखनी है केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, तो मार्था कूम केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किसने ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन की है। आपके ऑप्शंस है ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी भारतीय नौसेना और डी भारतीय थल सेना। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम का डिजाइन की है। दोस्तों दक्षिणी नौसेना कमान के भारतीय नौसेना के ड्राइविंग स्कूल ने इस प्रणाली की अवधारणा और डिजाइन तैयार की है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की डिजाइन किसने तैयार की है या कौन सी नौसेना कमांड ने की है, तो दक्षिणी नौसेना कमान के भारतीय नौसेना के ड्राइविंग स्कूल ने इस प्रणाली की अवधारणा और डिजाइन तैयार की है, क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है और क्योंकि उन स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ ड्राइविंग सेट में मूल अवधारणा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से पॉइंट यह याद रखना है कि यह ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन कहाँ किया गया है, तो दक्षिणी नौसेना कमान के भारतीय नौसेना के डाइविंग स्कूल ने इस प्रणाली की अवधारणा और डिजाइन तैयार की है। दोस्तों वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यह दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, और इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो भारतीय नौसेना के नौसेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह हैं तथा भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब से मानी जाती है। वैसे तो इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय में ही हो गई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। आपके ऑप्शन है ए जस्टिस अभय चतुर्वेदी, बी जस्टिस राहुल सचदेवा, सी जस्टिस संजय यादव और डी जस्टिस अरुण मिश्रा। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने निम्न में से जस्टिस संजय यादव के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। दोस्तों केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो दोस्तों यह अभी तक यहाँ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि अब परमानेंट मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए हैं, चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं। जस्टिस यादव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ की, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो इन्हें पहली बार न्यायाधीश नियुक्त कब किया गया, तो इन्हें वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है। आपके ऑप्शंस है ए कोविशील्ड, बी IU64, सी फाइजर बायोएनटेक और डी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए एक कोविशील्ड होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है। दोस्तों इस जांच किट के जरिए अब कोई भी घर बैठे ही कोरोना संक्रमण की जांच कर सकता है और कोविशील्ड नाम की यह टेस्ट किट एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। तो दोस्तों किस प्रकार की टेस्ट किट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है, कौन सी, कोविशील्ड। और दोस्तों कोविशील्ड को कहाँ निर्माण किया गया है, तो यह भी बहुत अच्छे से याद रखें, पुणे स्थित मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड की तरफ से रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तैयार की गई है। तो किसके द्वारा तैयार की गई है दोस्तों, मायलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड की तरफ से
तैयार की गई है और यह कहाँ स्थित है, तो माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड पुणे में स्थित है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है या कंटेंट आपके लिए यूजफुल लगा है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी से इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। शेयर करने के लिए आप सभी से अनुरोध जरूर करूंगा, क्योंकि बीच में मैं आप लोगों से एक सेकंड भी समय नहीं लेता हूं शेयर करने के नाम पर। तो प्लीज आप सभी बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।